अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं माहम जाहिद। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कराची में पेश आने वाली अनोखी वारदात की। चोर लुटेरे गाड़ियां, मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन, पर्स, नकदी और कीमती अशिया तो छीनते ही थे, लेकिन अब एक और कदम आगे निकल गए। माल छीनने वाले अब जिगर गोशे भी छीनने लगे हैं। बल्दिया मदीना कॉलोनी में मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान भिखारी खातून से 9 माह का बच्चा छीन कर ले गए। गरीब चीखती चिल्लाती रह गई। वाक़े का मुकदमा मदीना कॉलोनी थाने में दर्ज कर लिया गया है। शहर में बच्चे अगवा करने वाला गिरोह तो सरगर्म नहीं हो गया, शहरियों में तशवीश बढ़ने लगी है। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। कराची का इलाका बल्दिया मदीना कॉलोनी। 19 मार्च रात 9 बजे सड़क पर बच्चों के साथ बैठी गदागर खातून। 2 मोटरसाइकिल सवार अगवाकार आए। एक ने उतरकर गदागर खातून को पैसे दिए। प्यार करने के लिए बच्चा गोद में लिया, लेकिन कुछ ही देर में बच्चा लेकर फरार हुआ। मोटरसाइकिल पर बैठा और साथी ने बाइक दौड़ा दी। गदागर खातून अगवाकारों के पीछे ही भागती रह गई। वाक़े का मुकद्दमा मदीना कॉलोनी थाने में दर्ज तो कर लिया गया, लेकिन इस मंजर ने कई सवालात उठा दिए। क्या कोई ऐसा गिरोह सरगर्म है जो 9 मौलूद बच्चों को अगवा करने निकला है? अगर ऐसा है तो 9 मौलूद को अगवा करने का मकसद है क्या? कई सवालों के जवाब मुल्जिमों की गिरफ्तारी के बाद ही आ सकेंगे। सिंध हाई कोर्ट में लापता बच्चों की बाजियाबी से मुताल्लिक केस की समाअत। बाजियाब होने वाले बच्चे ने अदालत में पुलिस के झूठ का पोल खोल दिया। केस था लापता बच्चों की बाजियाबी का। सिंध हाई कोर्ट में 18 माह से लापता 11 साल हसनैन को बाजियाब करवाकर पेश किया गया तो पुलिस ने बताया बच्चे को वालिदा ने थप्पड़ मार दिया था, तभी नाराज होकर चला गया। बच्चे के वालिद ने भी यही बयान दिया, लेकिन अदालत ने बच्चे से वाकया पूछा तो झूठ अदालत में ही बेनकाब हो गया। बच्चे ने बताया उसे घर के बाहर से कुछ लोग ले गए थे, अगवा करके एक घर में रखा गया। अदालत ने पुलिस के रवैये पर अफसोस का इजहार किया। बच्चे के वालिद से कहा, आप भी पुलिस की तरह अदालत को गुमराह कर रहे हैं। जस्टिस नेमत ने इस्तफसार किया, बच्चे को जिस घर में रखा गया उनसे तफ्तीश क्यों नहीं की? आपकी तफ्तीश से हमें शर्म आ रही है। अभी सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को लिखते हैं कि आपके अफसरान नाअहल हैं। अदालत ने आईजी सिंध को मामले की खुद निगरानी करने का हुक्म दिया। 1 माह में 18 लापता बच्चों से मुताल्लिक पेशरफ रिपोर्ट भी तलब कर ली। एक तरफ अगवाकार तो दूसरी तरफ लुटेरे। कराची में लाख कोशिशों के बावजूद सड़कों पर दनदनाते लुटेरों को काबू न किया जा सका। बफर जोन में घर से बाहर निकलने वाले शहरी को लूट लिया गया। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि बफर जोन की गली में शहरी मोटरसाइकिल घर से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर रहा है। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 3 अफराद शहरी को देखते हुए गुजर गए और मौका मिलते ही असलहे के जोर पर लूट मार की और बासानी फरार हो गए। मनाजिर भी आप देख सकते हैं, लूट मार इन्होंने की है और बासानी फरार भी हो गए हैं। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है बफर जोन की गली का ये मंजर। और अब बात करते हैं कराची के इलाके गुलशन इकबाल में 14 मंजिला इमारत में लगने वाली आग की। इमरजेंसी एग्जिट न होने के बाइस लोग फंस कर रह गए। जान बचाने के लिए 2 नौजवानों ने जान की बाजी लगा दी। झुलसने वाले 10 जख्मियों में से 3 की हालत तशवीशनाक है। फैसल खान की रिपोर्ट देखिए। एक बंदे ने ऊपर से 9वीं मंजिल से छलांग लगाई है, पीएमटी के ऊपर गिरा है, वो गिरते ही बेचारा वो दम तोड़ गया है। वक्त था 11:50। गुलशन इकबाल, यूनिवर्सिटी रोड, ब्लॉक 13A, प्लॉट नंबर 2027, नूर ट्रेड सेंटर की 4थी मंजिल पर लगने वाली आग देखते ही देखते फैलती गई। इमारत में मौजूद लोग महसूर हो गए। धुआं भरा तो लोगों ने जान बचाने के लिए इमारत से छलांग लगा दी। यार रक्षा पे आ रहा था ना, यहाँ पे कोई रश नहीं था। मैंने देखा आग लगी हुई है, मैं यहाँ खड़ा हो गया हूँ। देखो ना, 2 बंदे लटक के ना पाइप को, बेचारे थक के फिर गिरे दोनों। यहाँ इस गली में आकर गिरे हैं दोनों। एक वो ऊपर वाली ऊपर से गिरा, वो जो आखिरी शीशे वाले से शीशा गिरा और उधर से भी गिरा आदमी। 3 आदमी हमने देखा, फिर बर्दाश्त नहीं, हमने भागा। मैंने बोला भागो भाई, हमारी बर्दाश्त नहीं। हमने देखा तो बहुत लोग पहले जला हुआ था, उसको तो उठा के लेके आया। कम से कम 20-25 आदमी को लेके गया। 1 घंटे से तो लोग तमाशा देख रहा था, कोई इंतजाम कोई चीज़ नहीं था। फायर ब्रिगेड के मुताबिक 12:07 पर आतिश ज़दगी की इत्तला मिली।
फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी मौके पर रवाना की गई। आग की शिद्दत देखते हुए मजीद 4 फायर टेंडर्स और 2 स्नार्कल्स को तलब किया गया। 4th फ्लोर इनिशियली जो है वो और 11th फ्लोर के ऊपर वो ट्रेवल करके आ गई डक के अंदर। धुआं जो था वो तकरीबन हर फ्लोर पे ही पहुंचा, तो लोग उससे पैनिक हो गए और बाहर निकलने में उन्होंने कोशिश की, एक दूसरे से टकरा के जख्मी भी हुए। इमारत में 144 दफातर हैं, जिनमें तकरीबन 1000 अफराद मुलाजमत करते हैं। जहां भाग होने वालों में 27 साला हमजा मसूद और 25 साला जहांजेब शामिल हैं, जबकि खवातीन समेत 10 अफराद जख्मी हुए। 3 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद इमारत में फंसे तमाम लोगों को रेस्क्यू करके आग पर काबू पाया गया। गुलशन इकबाल की इस इमारत में आग लगी और कोई एमरजेंसी एग्जिट नहीं था। हुकूमत की जानिब से इमारत को सील करने का ऐलान कर दिया गया, लेकिन सवाल ये है कि जिन अफसरान ने इस इमारत को तामीर होने दिया, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अहमद रहमान खान और खुर्शीद आलम के साथ फैसल खान, समा, कराची। कराची गुलशन इकबाल की इमारत में एमरजेंसी एग्जिट क्यों नहीं थी? वज़ीर बल्दियात सईद गनी और हलीम आदिल शेख इदारों की नाअहली का राग अलापते रहे। वाक़े के बाद इमारत को सील कर दिया गया। कराची का इलाका गुलशन इकबाल 12 मंजिला इमारत की ऊपरी मंजिल पर शोले भड़क रहे थे। लोग तड़प रहे थे, आखिर कैसे बाहर निकलें, क्योंकि इमारत में कोई इमरजेंसी एग्जिट ही ना था। फायर एग्जिट नहीं है, लड़कियां बच्चे तक जख्मी हुए, लड़कियां जख्मी हुई हैं, लड़के ऊपर से छलांग मार चुके हैं। भाई कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं है यहाँ पर। हमें जिस सीढ़ियों पर चढ़ाया जाता है उसी सीढ़ियों से उतारा गया, कोई ऊपर छत से निकलने का रास्ता नहीं था। बुलंद इमारत से लोगों को नीचे उतारने के लिए भी कोई सहूलत मैसर न थी। आग से बचने के लिए लोग इमारत से कूद पड़े। वज़ीर बल्दियात सईद गनी जाए वक़ुआ पर पहुंचे तो इदारों को जिम्मेदारी याद दिलाते रहे, लेकिन शायद ये भूल गए कि SBCA भी वजारत बल्दियात में ही आता है। जो सेफ्टी के बुनियादी तकाजे होते हैं उनको हमें पूरा करना चाहिए। हमारे इदारे बहरहाल अपने तौर पे कोशिशें करते होंगे, लेकिन उनकी भी कोताहियां हैं। तहरीक इंसाफ के हलीम आदिल शेख भी इदारों की नाअहली पर बरस पड़े। शहर की कंस्ट्रक्शन का अल्लाह माफ करे, बहुत बुरा हाल है। कोई छोटा सा डिजास्टर अफोर्ड करने की हालत में शहर कराची नहीं है। SSP ईस्ट असफर महीसन ने बताया कि इमारत को सील कर दिया गया है। बड़ी कंजेस्टेड बिल्डिंग बनी हुई है, तो इस पे डी साहब को हमने कहा है कि इसको बिल्डिंग को सील करें, क्योंकि इसकी क्रैक्स पड़ गए हैं। ऊपर वाले फ्लोर पे भी हमने देखा है। बुलंद इमारतों का जाल बिछाकर करोड़ों रुपए का कारोबार तो कर लिया जाता है, लेकिन क्या इंसानी जानों की कोई अहमियत नहीं? तामीरात के दौरान हिफाजती इक़दामात को क्यों खातिर में नहीं लाया जाता? आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की नैब पेशी। हंगामा आराई के इल्जाम में गिरफ्तार पीपल्स पार्टी के 20 कारकुनों को 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर जेल भेज दिया गया। सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर समेत 70 जियालों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। आदिल तनोली की रिपोर्ट देखिए। बड़े साहब और बेटे की नैब में पेशी पर जोश दिखाने वाले जियाले मुश्किल में। हंगामा आराई के इल्जाम में गिरफ्तार 20 PP कारकुनान को 14 दिन के लिए जेल भिजवा दिया गया। पुलिस ने गुज़श्ता रोज गिरफ्तार किए गए 20 कारकुनों को जुडिशल मजिस्ट्रेट साकिब जवाद की अदालत में पेश किया। PP रहनुमा नैयर बुखारी ने जमानत के लिए दरखास्त दी, मगर अदालत ने जियालों को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस को मुल्ज़मान का तिब्बी मुआयना कराने और आइंदा समात पर तफसीली रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। जियाले अदालत के बाहर भी नारे लगाते रहे। सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर समेत 70 जियालों के खिलाफ थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा भी दर्ज। पुलिस पर हमले, कार्य सरकार में मुदाखलत, तोड़ फोड़, दफा 144 की खिलाफ वर्जी समेत दीगर दफात शामिल हैं। FIR में 20 कारकुनों को गिरफ्तार और 50 को मफरूर करार दिया गया है। इस्लामाबाद पुलिस ने सारे वाक़े की रिपोर्ट वजारत दाखिला को भी इरसाल कर दी है। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। दोनों की सियासत का हाल नवाज शरीफ और जरदारी जैसा होगा। वज़ीर इत्तलात ने बड़ी पेशगोई कर दी। फवाद चौधरी का कहना है बिलावल और मरियम करप्शन के पैसे से अब्बू बचाओ तहरीक चला रहे हैं। जो नवाज शरीफ और जरदारी की लेगेसी थी, इन्होंने दरख्तों को भी नहीं छोड़ा। करप्शन की फसल को इतना पानी दिया, वो संगलाख दरख्त बन गए हैं। उन मुस्तकबिल के 2 लीडर्स ने जन्म लिया है। मरियम नवाज साहिबा हैं, बिलावल भुट्टो साहब हैं। दोनों का जो तजुर्बा है या तहरीक है वो ये है कि एक के वालिद साहब जो हैं वो 300 अरब लेके जेल में बैठे हुए हैं, एक के वालिद साहब 500 अरब लेके जेल में जाने वाले हैं। दोनों की सियासत बेसिकली अब्बू बचाओ तहरीक है और दोनों अब्बू बचाओ तहरीक के ऊपर निकले हुए हैं। इन्होंने जिंदगी में कोई स्ट्रगल नहीं की। मैं पहले कहता था कि
जरदारी साहब का और नवाज शरीफ का आखिरी इलेक्शन है। अब इसके ऊपर इनकी औलाद भी कन्विंस हो गई है कि इनका कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी कहते हैं कि किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, रियासत किसी से ब्लैकमेल नहीं होगी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर दाखिला ने बिलावल के बयान पर भी कड़ी तनकीद की। कल का जो वाक़या है इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। स्टेट किसी लेवल पर ब्लैकमेल नहीं होगी और जिन्होंने भी कानून हाथ में लिया आईन और कानून के तहत उनके खिलाफ रियासत तमाम तर लेवल पर एक्शन लेगी। किसी लेवल पर किसी को इजाजत नहीं है कानून को हाथ लेने में। कानून प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट, हम सब पर लागू है। नेशनल एक्शन प्लान 2014 की सिग्नेटरी हैं। तमाम चीजें सामने हो रही हैं, तो आप किसकी आवाज बन रहे हो? आप किसका केस प्लीड कर रहे हो? अगर आप पाकिस्तानी हो तो ये बात करना ये किस ज़मरे में आता है? बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जुमान मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट से हिफाजती जमानत करा ली। मजीद बताएंगे समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शबीर। जी अब्बास शबीर, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर और जो पीपल्स पार्टी की अहम शख्सियात थी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था गुज़िश्ता रोज वाक़े के बाद, जिसके बाद सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने हिफाजती जमानत करवा ली है सेशन अदालत से। और उसके साथ साथ जो पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद के सदर हैं राजा शकील, उनकी भी सेशन कोर्ट इस्लामाबाद से हिफाजती जमानत मंजूर हो गई है। तर्जुमान पीपल्स पार्टी मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने ये वाजे किया है कि इस तरह के मुकदमे जमहूरी सियासी कारकुनों के लिए तमगा होते हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के गिरफ्तार दर्जनों कारकुन झूठे मुकदमात में अडियाला जेल में दिए गए हैं। अडियाला जेल में जो कारकुन इस वक्त मौजूद हैं उनकी जमानतों का जल्द बंदोबस्त किया जा रहा है और दरख्वास्तें कल दायर होंगी और उसकी समाअत भी कल होगी। समाअत कल होगी। बहुत शुक्रिया अब्बास शबीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने कहा है कि आसिफ जरदारी खुद को बचाने के लिए बिलावल भुट्टो को कुर्बानी की दहलीज पर पहुंचा रहे हैं। कोई ताकत बिलावल को नुकसान पहुंचा सकती है, उन्हें गाड़ी की छत पर देखकर डरता हूं। समा के नुमाइंदा खसूसी अब्बास शबीर को इंटरव्यू में शेख रशीद ने नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को असल मुजरिम करार दे दिया। पीपल्स पार्टी सियासी अपनी तबाही और बर्बादी के आखिरी दाने पे। बिलावल जो है इंडिया की पिच पे खेल रहा है। बिलावल ने इंडियन मीडिया के मुंह में नवाला डाला है। बिलावल जो है इन्फ्लुएंस एजेंट है इंडियन मीडिया का। मैं तो जब उसको गाड़ी की छत पे खड़े हुए देखता हूँ ना तो मुझे डर लगता है कि शायद किसी इंटरनेशनल ताकत ने जो शेख रशीद की आवाज को दबाना चाहती है वो इसको मरवा देंगे और मत्थे मेरे लगा देंगे। मैं खूबसूरत परिंदों का वैसे ही शौकीन हूँ, मेरी कोई ऐसी दहशतगर्दी की सोच नहीं है। बिलावल को बाप अपनी चमड़ी बचाने के लिए कुर्बानी की दलीज पर चढ़ा रहा है। आसिफ जरदारी, ये सारे लोग 5 आखिरी ओवर का मैच खेल रहे हैं, इनके रिंग पिस्टन बैठे हुए हैं। नवाज शरीफ बाहर तो नहीं जा सकेंगे, रिलीव का फैसला कोर्ट ने करनी है। जो कफन होंगे उन पे जेबें लगी होंगी, ये ऑस्ट्रेलिया का अकाउंट है, ये लंदन का जनाब है, ये स्विस अकाउंट है। ये रुकावटें हैं, ये वो नासूर हैं इस माशरे के जिनसे असल में जमहूरियत को खतरा है। अगर इमरान खान भी इन लोगों का मुहासबा नहीं कर सका तो फिर अल्लाह ताला इस मुल्क के हाल पे। उन्होंने एहतसाब कमीशन जो सिंध का बनाया उसमें फरियाल तालपुर और शर्जील को डाल दिया। ऐसी जैसे हमने पब्लिक अकाउंट कमेटी का स्पीकर ने शहबाज शरीफ को चेयरमैन बना दिया कि दूध की रखवाली पे बिल्ले बैठा रहे हैं। शेख रशीद के बयान पर मुशीर इत्तला सिंध का भी जवाब आ गया। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि शेख साहब तनकीद के बजाय अपनी वजारत पर तवज्जो दें, बताएं कराची के लिए उन्होंने क्या किया, सर्कुलर रेलवे कब बहाल होगी, ये सवाल भी दाग दिया। देखिए, फवाद चौधरी साहब की बात का आप कैसे भरोसा कर सकते हैं या शेख रशीद साहब की बात का भी? ये सियासी पनाहगीर हैं, ये हुकूमत की खातिर, इक़्तिदार की खातिर सियासी जमातों में आते हैं। इनका कोई फ़लसफ़ा, कोई मंशूर है नहीं। इनकी बातों को ना हमने माजी में कभी सीरियस लिया है ना आज सीरियस लेंगे। बेहतर ये होगा कि शेख रशीद साहब अपनी वजारत के बारे में बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी के मुतनाज़िर बयान ने पाकिस्तान के दुश्मन भारत को खुश कर दिया। कल तक बिलावल भारत की जुबान बोल रहे थे, आज भारतीय मीडिया बिलावल भुट्टो जरदारी की जुबान बोल रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी का मुतनाज़िया बयान। आप कहते हो आपने अरेस्ट किया है, मैं कहता हूं कि नहीं, आपने उनको प्रोटेक्टिव कस्टडी में डाला है ताकि इंडिया का जहाज उनको ना उड़ा दे। वही हुआ जिसका खदशा पेश किया जा रहा था।
इंडियन मीडिया के इन्फ्लुएंस एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। असल तो ये दहशतगर्दी है कि पाकिस्तान को दुनिया की नजरों से गिराया जाए। भारतीय मीडिया बिलावल के बयान को लेकर पाकिस्तान मुखालिफ जहर उगलने लगा। आपने अरेस्ट किया है, मैं कहता हूँ कि नहीं, आपने उनको प्रोटेक्टिव कस्टडी में डाला है ताकि इंडिया का जहाज उनको ना उड़ा सके। फवाद चौधरी ने कहा कि बिलावल ने इंडिया से मासूमाना ख्वाहिश का इजहार किया है। कतई तौर के ऊपर इंडिया के जंगी हथियारों को ये इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो पाकिस्तान के अंदर कोई एक्शन करें, जिसकी तरफ बिलावल साहब ने जिस मासूम सी ख्वाहिश का इजहार किया है। बिलावल के बयान पर इंडियन मीडिया में खुशी के शादियाने बज रहे हैं। नैब की ज़ेर हिरासत आगा सिराज दुरानी को क्या कुछ सहूलियात मिली हुई हैं, वो कब उठते हैं और क्या क्या करते हैं, कराची की एहतसाब अदालत में सारा तस्करा हुआ। तफसील रिपोर्ट में जानते हैं। पीपल्स पार्टी का कोई रहनुमा अदालत आए और जियाले शोर न मचाएं, ऐसा कैसे मुमकिन है? हालांकि अभी 2 दिन पहले ही जरदारी साहब ने चुप कराया था, लेकिन जियालों ने आज फिर कराची के एहतसाब अदालत के बाहर मंजर जैसे जलसा गाह बना दिया। एहतसाब अदालत में आगा सिराज दुर्रानी की पेशी हुई तो नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि आगा सिराज दुर्रानी दिन 12 बजे उठते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर अखबार पढ़ते हैं, तफ्तीश का तो वक्त ही नहीं मिलता। लेकिन आगा सिराज ने सब झूठ करार दिया, कहने लगे सुबह उठकर फजर की नमाज अदा करते हैं। 5 बजे उठता हूँ, फजर की नमाज 5 बजे मैं नमाज, और यहाँ की कोर्ट में झूठ बोलते हैं कि मैं 12-1 बजे उठता हूँ और उनको टाइम नहीं देता। आगा सिराज ने मजीद शिकवे किए। अदालत ने पूछा क्या आप पर तशद्दुद भी हुआ? आगा सिराज ने जवाब दिया घर वालों के साथ बदसलूकी हुई। अदालत ने फिर पूछा अपने बारे में बताएं। जवाब दिया मुझे छोटे से सेल में रखा गया है, किसी से मिलने की इजाजत भी नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा इनके लिए तो एसी भी लगवा दिया है, इन्हें सारी सहूलियात मैसर हैं। अदालत ने आगा सिराज दुर्रानी के रिमांड में 10 रोज की तौसी कर दी। लाहौर की कोट लखपत जेल में कैद नवाज शरीफ ने मुसलसल तीसरे हफ्ते भी पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों से मुलाकात नहीं की। मरियम नवाज का इसरार है कि नवाज शरीफ को मुसलसल एंजाइना की शिकायत है, लेकिन पंजाब हुकूमत का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। जहांगीर खान की रिपोर्ट देखिए। कायद से मुलाकात का कोई इम्कान न था, लेकिन मतवाले हर जुमेरात की तरह कोट लखपत जेल पहुँचे और नवाज शरीफ से यकजहती का इजहार किया। मरियम नवाज मुलाकात के लिए पहुंची तो कारकुनों ने भरपूर इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ ने भी बड़े भाई से जेल में मुलाकात की। मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में कहा कि नवाज शरीफ को मुसलसल एंजाइना की शिकायत है। मुलाकात के दौरान भी उन्होंने सांस लेने के लिए स्प्रे इस्तेमाल की। शरीफ खानदान का शिकवा है कि अहले खाना की मुलाकात भी सिर्फ जुमेरात के दिन तक महदूद कर दी गई है। नवाज शरीफ के जाती मौलिज डॉक्टर अदनान ने भी कुछ इसी तरह का बयान दिया। मियां साहब की तबीयत कैसे डॉक्टर साहब? I have not seen him since last week. दूसरी जानिब तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि नवाज शरीफ से मुलाकात पर कोई पाबंदी नहीं। नवाज शरीफ की सेहत ठीक है, सिर्फ ब्लड प्रेशर मामूली ज्यादा है। साबिक वज़ीर आज़म ने जो कुछ खाया, शहबाज गिल ने इसकी तफसील भी ट्वीट में बयान कर दी। बहरिया टाउन के रिहायशियों और अलॉटीज के लिए बड़ी खुशखबरी। सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन कराची के लिए 460 अरब रुपए की पेशकश कबूल कर ली। नैब को रेफरेंस दायर करने से रोक दिया गया। बहरिया टाउन अदायगी 7 साल में करने का पाबंद होगा। 27 अगस्त तक 25 अरब की डाउन पेमेंट जमा करानी होगी। मुकम्मल अदायगी के बाद जमीन बहरिया टाउन के नाम मुंतकिल होगी। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। बहरिया टाउन अमल दरामद केस में बड़ी पेशरफ्त। सुप्रीम कोर्ट ने 7 साल में 460 अरब रुपए अदायगी की बहरिया टाउन कराची की पेशकश कबूल कर ली। नैब को बहरिया टाउन कराची से मुतालिक रेफरेंस दायर करने से रोक दिया गया। बहरिया टाउन 7 साल में तमाम अदायगी करने का पाबंद होगा। 27 अगस्त तक 25 अरब रुपए की डाउन पेमेंट जमा करानी होगी। बहरिया टाउन 1 सितंबर से माहाना 2 अरब 25 करोड़ रुपए 4 साल तक अदा करेगा। आखिरी 3 साल में बकिया रकम जमा करानी होगी, जिस पर 4% मार्कअप भी अदा करना होगा। बहरिया टाउन को आने वाली रकम का 30% सुप्रीम कोर्ट में जमा होगा। अदालत ने करार दिया कि मुसलसल 2 या मजमूई तौर पर 3 अक़सात देने में नाकामी डिफॉल्ट सवर होगी। बहरिया टाउन ने पार्क्स, सिनेमाज, जमीन और अमारात बतौर गारंटी दे दिए।
डिफॉल्ट की सूरत में कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। मुआहदे की खिलाफ वर्जी की सूरत में नैब रेफरेंस दायर कर सकेगा। एडवोकेट जनरल सिंध की जानिब से रकम सिंध हुकूमत को जमा कराने की इस्तदाम मुस्तरद। जस्टिस फैसल अरब ने रिमार्क्स दिए, सिंध हुकूमत तो कहती थी इसका नुकसान ही नहीं हुआ, सिंध हुकूमत कितने पैसों पर राजी थी ये भी पता है। अदालत ने वाजे कर दिया कि तमाम रकम सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाएगी। बहरिया टाउन को गैर कानूनी अलॉटमेंट देने से मुतल्लिक इंक्वायरी साबिक वज़ीर आला सिंध हाई कोर्ट में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने कायम अली शाह से इस्तफसार किया, शाह साहब आपने कराची की जमीन क्यों दी, खैरपुर की दे देते। कायम अली शाह बोले नैब ने बिला वजह पकड़ धकड़ लगा रखी है। इरफानुल हक की रिपोर्ट में जानिए। बहरिया टाउन को जमीन अलॉटमेंट के मुकदमे में साबिक वजीर आला सिंध कायम अली शाह हाई कोर्ट में पेश हुए। नैब के IO ने अदालत को बताया कि कायम अली शाह ने बतौर वजीर आला जमीन अलॉट की, जिस पर चीफ जस्टिस ने कायम अली शाह को मुखातिब करके सवाल किया कि आपने कराची की जमीन क्यों दी, खैरपुर की दे देते, आप मालिक नहीं थे। कायम अली शाह ने कहा नैब ने मेरे खिलाफ वट पकड़ लगा रखी है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा ये कोई वट पकड़ नहीं, बहरिया टाउन वैसे ही अरबों खरबों देने की पेशकश नहीं कर रहा, जाकर देखें कितनी जमीनें हैं जो गरीबों से ले ली गईं। अदालत ने कायम अली शाह को नैब से ताउन जारी रखने की हिदायत की। कायम अली शाह ने बोलने का मौका देने की इस्तदा की तो अदालत ने कहा वकील बात करेगा। अदालत के बाहर गुफ्तगू करते हुए कायम अली शाह ने हर इल्जाम को झूठ करार दिया। कागज में कोई ऑर्डर नहीं है मेरा जिसपे कहा जाए कि मैंने उसको बहरिया को दिया। आजकल तो ये सुना जा रहा है कि ऊपर से इनको ऑर्डर है, ये जो अफसरान हैं तो 16, 17, 18 ग्रेड के, तो इनको ऑर्डर है कि बड़ी मछली पकड़ो, छोटी नहीं। अभी तक आपको पकड़ा तो नहीं है था? मैं तो छोटा। अदालत ने बहरिया टाउन से मुतल्लिक तमाम दरख्वास्तें यकजा करके समात 24 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। इरफानुल हक, समा, कराची। नैब ने जाली बैंक अकाउंट्स केस में साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह को भी तलब कर लिया है। मुराद अली शाह को पहले ही 26 मार्च को तलब कर रखा है। मज़ीद जानते हैं समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल बताइएगा कि कायम अली शाह को कब बुलाया है? देखिए 27 मार्च के दिन तलब किया गया है नैब रावलपिंडी की जानिब से साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह को, और उन्हें छठा और दादू की जो शुगर मिल्स हैं उसको जो सब्सिडी दी गई थी सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, उससे मुतालिक तमाम रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत की गई है। 27 मार्च को यानी मौजूदा वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के एक दिन बाद साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह भी नैब के सामने पेश होंगे, और ये जाली बैंक अकाउंट केस से जुड़ी कुछ तहकीकात हैं जिसमें अब कायम अली शाह को भी तलबी के नोटिस जारी कर दिए गए हैं। उन्हें नैब हेड ऑफिस की जो पुरानी इमारत है जहाँ पर बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की पेशी हुई थी वहीं पर पेश होने की हिदायत की गई है। 27 मार्च का दिन उनको बताया गया है समन में कि 27 मार्च के दिन नैब रावलपिंडी के सामने पेश हों। बहुत शुक्रिया आपका सुहेल। उधर रावलपिंडी में एक कोरियर पैकेट से 9 किलो नशावर गोलियां पकड़ी गईं जो हॉलैंड से आई थी। मजीद जानेंगे सदाकत अली से। सदाकत अली बताएगा इब्तदाई तहकीकात में क्या कुछ सामने आया है? जी ये इंटरनेशनल मेल ऑफिस में कस्टम हुकाम ने ये कार्रवाई की है और हॉलैंड से एक पार्सल जिस आया था जिसे मशकूक करार दिया गया, और कस्टम हुकाम ने जब इसको चेक किया तो इसमें से 3500 से जायद जो है नशा आवर गोलियां बरामद हुई हैं, जिसकी मालियत जो है वो आलमी मार्केट में 7 करोड़ रुपए के लगभग बताई जाती है। और ये काशिफ नाम का शख्स है जिसके नाम पर यह पार्सल आया था। इस्लामाबाद के रिहायशी कस्टम हुकाम ने नशा आवर गोलियां अपनी तहवील में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है और काशिफ नामी जिस शख्स के नाम पर यह पार्सल आया था उसकी तलाश शुरू कर दी है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया सदाकत अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे। न्यूजीलैंड के बाद बरतानिया में भी मुसलमानों की इबादत गाहें शिद्दत पसंदों के निशाने पर। बर्मिंघम में 4 मसाजिद, 1 मदरसे और 1 स्कूल पर नामालूम अफराद ने हमला कर दिया है। मुलजिमान ने हथौड़े की मदद से मसाजिद के शीशे तोड़े और दरवाजों को नुकसान पहुंचाया। मुलजिमान की तलाश के लिए पुलिस CCTV फुटेज से मदद ले रही है। मुसलमानों ने नमाज जुम्मा के दौरान सख्त सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा किया है। तैमूर शहजाद से मजीद जानेंगे। बताइएगा तैमूर शहजाद, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, न्यूजीलैंड हमले के बाद बरतानिया में भी शिद्दत पसंदों की जानिब से हमले तेज़ कर दिए गए। इससे पहले 2 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं लंदन में जिनमें मुसलमानों पर हमले किए गए हैं। ताहम जो आज हमले हुए वो मुख्तलिफ मसाजिद पर हमले हुए। बर्मिंघम में हमले हुए हैं। बर्मिंघम में बहुत बड़ी तादाद आबाद है मुसलमानों की। यहाँ तकरीबन 100 से ज़ायद जो है रजिस्टर्ड मसाजिद हैं। इनमें से 4 मसाजिद और 1 मदरसा शामिल है जिन पर आज सुबह हमला हुआ है। मुख्तलिफ मसाजिद के शीशे तोड़े गए हैं।
कम्युनिटी में काफ़ी खौफ व अरास पाया जा रहा है। लोगों ने जो सिक्योरिटी हुकाम से अपील की है कि कल नमाज जुम्मा के मौके पर सख्त से सख्त सिक्योरिटी फराहम की जाए, उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। जी तैमूर, बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। और दहशत गर्दों के हमलों से खौफज़दा नहीं है। बर्मिंघम में स्लेड रोड पर वाक़ मस्जिद के इमाम कहते हैं कि इस्लाम अमन का मज़हब है, दहशत गर्दों को भी हमारा पैगाम अमन का है। नमाज जुम्मा के लिए सिक्योरिटी बढ़ाने की उन्होंने अपील भी की है। क्या उनका कहना है, खुद उन्हीं की ज़बानी सुन लेते हैं। इस्लाम जो है पुरअमन मज़हब है, तो हम पुरअमन रहना चाहते हैं, इंशाअल्लाह पुरअमन ही रहेंगे। ये जो शिद्दत पसंद हमले कर रहे हैं उनको यही है कि वो अमन से रहें जिस तरह हम अमन से रहते हैं, ताकि वो इस काम को छोड़कर इस तरफ आएँ जो अमन का रास्ता है, उनके लिए बेहतर होगा। जुमे के वक्त हमारी सिक्योरिटी हाई अलर्ट होगी इंशाअल्लाह। पुलिस वाले भी यहाँ आते हैं सिक्योरिटी के लिए, दिगर हमारे जो लोकल कम्युनिटी है ये भी सिक्योरिटी के लिहाज से हर वक्त जुमे पे भी होते हैं, बाकी नमाज़ों पे भी होते हैं। मस्जिद के इमाम का क्या कहना था आपने सुना। बर्मिंघम में मुकीम मुसलमानों ने मसाजिद पर हमला करने वालों को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। शहरी कहते हैं मुल्जिमान गिरफ्तार न हुए तो शिद्दत पसंद दूसरी कम्युनिटीज को भी निशाना बना सकते हैं। शहरियों का क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई न की तो ये दूसरी जो इबादत गाहें हैं, सिखों की हैं, हिंदुओं की हैं और दूसरे जो है इबादत गाहें, उन पर भी ये हमला कर सकते हैं। और इस तरीके से ये कम्युनिटी के अंदर तफर्रका डालने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े शक है जिन कम्युनिटी वाले, तो पुलिस वाले से हमने मदद ली तो उन्हें अश्योरेंस दी है कल जुम्मे के दिन इंशाल्लाह आपको काफ़ी सिक्योरिटी देंगे। न्यूजीलैंड की कमी हमारी थी, अभी यहाँ पर भी आ गया है, तो इंशाल्लाह पुलिस से ज़रिया उनसे दरख्वास्त करते हैं कि हमारी सेफ्टी, हमारे मुसलमानों की सेफ्टी हो जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान का न्यूजीलैंड की हम मनसब को फ़ोन। मसाजिद में दहशत गर्दी पर कीवी हुकूमत के मिसाली रद्द-ए-अमल और फौरी इक़दामात की तारीफ़ की। कीवी वज़ीर आज़म को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। इस्लामाबाद से नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। क्राइस्ट चर्च दहशतगर्दी पर जैसिंडा आर्डर्न ने दुनिया को इस्लामोफोबिया और इंतहा पसंदी रोकने का रास्ता दिखा दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का न्यूजीलैंड की हम मनसब को टेलीफोन। सानहे के बाद फौरी रद्द अमल, मिसाली इक़दामात और मुसलमानों की ताज़ीम पर दबंग तारीफ और इजहार तशक्कुर। अजीम पाकिस्तानी कौम की क़यादत ने अजीम कीवी कौम की लीडर को न सिर्फ शानदार खिराज तहसीन पेश किया बल्कि दौरा पाकिस्तान की दावत भी दे दी। इमरान खान का 9 पाकिस्तानियों समेत 50 मुसलमानों की कीमती जाने सानहे की भींट चढ़ने पर इजहार अफसोस। कहा पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार रहा और 70,000 जानों की कुर्बानी दी, इसलिए न सिर्फ न्यूजीलैंड के दुख को समझते हैं बल्कि मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान कीवी हुकूमत और अवाम के साथ खड़ा है। कीवी वज़ीर आज़म का दहशतगर्द के सामने डट जाने वाले शहीद पाकिस्तानी नईम रशीद को खिराज अकीदत। जैसिंडा आर्डर्न बोली, क्राइस्ट चर्च की मस्जिद में दहशतगर्द हमले पर पूरा न्यूजीलैंड सदमे में था। मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी शहरियों की कुर्बानी का भी एतराफ़। न्यूजीलैंड में मौजूद पाकिस्तानियों समेत तमाम मुसलमानों की आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी भी कराई। न्यूजीलैंड में मसाजिद हमलों में शहीद तमाम 50 शुहदा की शनाख्त कर ली गई है। 9 पाकिस्तानियों के जसद खाकी लवाहिकीन के हवाले कर दिए गए हैं। सानिया क्राइस्ट चर्च में शहीद तमाम 50 शोहदा की शनाख्त कर ली गई। पाकिस्तानियों के जस्ते खाकी लावाहिकीन के हवाले कर दिए गए। न्यूजीलैंड में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर कहते हैं शहीद अरीब के अलावा बाकी मैयतों को क्राइस्ट चर्च में ही सुपर्द खाक किया जाएगा। मैयत पाकिस्तान रवानगी के इंतजामात किए जा रहे हैं। न्यूजीलैंड में नमाज जुमा के बाद शोहदा की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा की जाएगी। वज़ीर आज़म न्यूजीलैंड खुसूसी तौर पर मौजूद होंगी। तमाम शोहदा के लवाहिकीन क्राइस्ट चर्च पहुँच गए। मलेशियन वज़ीर आज़म के दौरे पाकिस्तान में $90 करोड़ की सरमायाकारी का इम्कान है। मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद कहते हैं पाकिस्तान को चीन के अलावा दीगर मुल्कों के साथ ताल्लुकात कायम करना भी सीखना पड़ेगी। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट देखिए। बड़े मेहमान की आमद, करोड़ों डॉलर सरमायाकारी का इम्कान। वजीर आजम मलेशिया महातीर मोहम्मद आज 3 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने दौरे से मुतालिक बड़ी खुशखबरी सुना दी। $800 मिलियन, $900 मिलियन के इन्वेस्टमेंट हैं पाकिस्तान में, टेलीकॉम में, हलाल फूड में, IT सेक्टर। प्रोटॉन की गाड़ी है, दे आर ऑलरेडी कमिटिंग to come into Pakistan। तजारती मुशीर ने दोस्त मुल्क चीन के अलावा सऊदी अरब समेत दीगर मुल्कों से ताल्लुकात मजबूत बनाने का भी मशवरा दिया। पिछले 5 साल we were one country centric। हर चीज
China and China has helped us. हमें ये सीखना पड़ेगा कि किस तरह से हर कंट्रीज के साथ मुख्तलिफ रिलेशनशिप रखना पड़ेगा। चेयरमैन सरमायाकारी बोर्ड हारून शरीफ ने कहा, जदीद टेक्नोलॉजी और कारोबार में मलेशिया के तजुर्बात से फायदा उठाएंगे। कैमरामैन अवैस काजी के साथ शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। कराची वालों के लिए खुशखबरी है कि जजीरों की सैर करें। क्लिफ्टन के करीब जजीरों की दुनिया, समंदर में टनल का मुनफरिद तजर्बा भी करें। तफसीलात देखते हैं शायान सलीम की रिपोर्ट में। ये मंजर देखकर आप समझ गए होंगे कि आज की रिपोर्ट भी किसी सयाहती पॉइंट पर होगी। है तो ऐसा ही, मगर ये जगह कराची से दूर या करीब नहीं बल्कि शहर के अंदर ही है। क्लिफ्टन के नाम से तो कराची हाइट्स अच्छी तरह वाकिफ होंगे। यहाँ पर साहिल जो है, इसी के पास ये जगह है। फिर चलते हैं यहाँ पर। क्लिफ्टन की साहिली पट्टी के करीब समंदर में ऐसा क्या है जो कराची वालों ने बार बार क्लिफ्टन के साहिल पर आने के बावजूद नहीं देखा। बोट के जरिए हम जा रहे हैं एक जजीरे पर। पानी जोश में है, गर्मियों का आगाज हो चुका है। सर्दियों में समंदर ठंडा होता है, लेकिन गर्मियां शुरू हो चुकी हैं। और ये वो जगह है ऑयस्टर रॉक्स, चाइना पोर्ट के नाम से मशहूर हुई थी कुछ अर्से पहले, और लोगों ने यहाँ जाना शुरू किया था, लेकिन बाद में बंद कर दी गई है। सफ़र 15 से 20 मिनट का है मुश्किल से, और हम उस जजीरे पे पहुँचने वाले हैं। और वहाँ क्या ऐसा है, पहुँच के ही बताएंगे आपको। चाइना पोर्ट के पास है छोटे बड़े जजीरे। इसे जजीरों की दुनिया भी कहा जाता है। मगर एक खास नजारा आपको हैरान कर देगा। असल एडवेंचर यही तो है। जो आप मंजर देखने वाले हैं वो कराची वालों ने बहुत ही कम देखा होगा। समंदर पर टनल बनी हुई कभी आपने देखी है? यकीनन नहीं देखी होगी, और मैंने भी नहीं देखी। आज पहली बार मैं देख भी रहा हूं और गुजर भी रहा हूं। ये है वो टनल जो समंदर पर कुदरती तौर पर बनी हुई है, किसी इंसानों ने नहीं बनाई। एक जजीरे के नीचे ये तख्लीक हुई है। जापान, चीन, बरतानिया में ज़ेरे समंदर सुरंगें बनाई गई हैं, वहाँ पर इंसानों ने बनाई हैं, और यहाँ पर ये कुदरती तौर पर तख्लीक हुई है। और इसमें से इस वक्त हम गुजर रहे हैं। ये देखें आप किस तरह का यहाँ पर एक मंजर है, और मज़ा आ रहा है और डर नहीं लग रहा। एडवेंचर है ये, और इसमें से भी हम सफ़र कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी ये टनल नहीं है, लेकिन मंजर और इसमें सफ़र करना एक यादगार तजुर्बा है जो इस वक्त हम कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है साहिल से, ये आप देख सकते हैं बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं वहाँ पर, तो बहुत करीब है, लेकिन शायद बहुत कम लोगों ने देखी हो सकता है कोई यहाँ से इस तरह गुजरा भी ना हो। समंदर में इस कुदरती टनल में जाना एक मुनफरिद तजुर्बा रहा। अब जजीरे के ऊपर चलते हैं। मिट्टी के इन जजीरों की बनावट भी आर्ट के किसी नमूने से कम नहीं। चहलकदमी करें, दिल फरेब नजारे देखें। जजीरे से कराची का शानदार नजारा। ये जजीरे कराची पोर्ट ट्रस्ट की हुदूद में आते हैं। यहाँ वैसे तो आना मना है, मगर कराची हाइट्स के लिए अच्छी खबर ये है कि 21 मार्च से 24 मार्च तक ये जजीरे आवाम के लिए खोल दिए गए हैं। जैसे कि इतना खूबसूरत ये आइलैंड है, इस पे लोग आएंगे, कचरा फेंकेंगे। सो मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोगों के लिए ये फैसिलिटी दी गई है, आप लोग आएँ, बट डू टेक केयर ऑफ दिस थिंग। This island is very beautiful. Keep it clean. Do not destroy it. यहाँ वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल होने जा रहा है। वहाँ पे डे टाइम की एक्टिविटीज़ भी हैं, वाटर स्कूटर भी हैं, सेलिंग भी है, उसमें विजिट है। जो हमारे KPT के जो क्राफ्ट्स हैं उनको भी हम वहाँ पे रखेंगे। इन जजीरों तक पहुँचा कैसे जाएं, तो ये मुश्किल भी आपकी खत्म हो जाएगी। चाइना पोर्ट से बोट्स चलेंगी जो आपको इन जजीरों की सैर कराएगी।
गुज़िश्ता 20 से 25 सालों का अगर जायजा लें तो मालूम चलता है कि दुनिया में जिस शोबे में तेजी से तरक्की हुई है तो वो है सयाहत, जिसने कई मुल्कों की मईशत को भी तरक्की की बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। हमारे पास भी वो सारे हसीन नज़ारे हैं जो अपने अंदर भरपूर कशिश रखते हैं, बस इन तक रसाई आसान बनाई जाए। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ शायान सलीम, सामा, कराची। ये तो अच्छी खबर थी। एक बुरी खबर भी आपको देंगे। कराची में शादी हॉल्स 11 बजे तक खुलेंगे। कमिश्नर कराची की सदारत में होने वाले इजलास में फैसला कर लिया गया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं। समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज़ हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद अली हफीज़, गो के अभी भी 12 बजे तक की पाबंदी है, लेकिन शादी में जाने के लिए कराची वाले तो निकलते ही 10:30-11 बजे हैं। ये तो कराची वालों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। आप समेत कराची में जिनके घरों में शादी है वो 2 हफ्ते के बाद अब तैयारी कर लेंगे। हाल जो है सिर्फ 11 बजे तक खुलेगा। 11 बजे के बाद जो है वो हॉल बंद करवा दिया जाएगा। ये फैसला किया है कमिश्नर कराची ने। उनकी साथ इजलास हुआ था, तमाम डिप्टी कमिश्नर को हिदायत जारी कर दी है कि आइंदा 2 हफ्ते बाद बाकायदा मुहिम शुरू की जाएगी कि रात 11 बजे तमाम शादी हाल और जहाँ जहाँ शादी की तकरीबात होंगी उनको भी जो है वहाँ पर पाबंदी जो है इसका इतलाक किया जाएगा। सबसे अहम बात यह है कि कराची वाले छिन मिन करते हैं, देर से तैयार होते हैं, आराम से जाते हैं और रात में खाना होता है, जिसकी वजह से जो है ट्रैफिक जो मेन रोड है वहाँ बाहर पार्किंग होती है, ट्रैफिक जाम होता है और जो इतराफ में रहने वाले उनको भी पटाखों की आवाजें सुनने को मिलती है। यही तमाम मामला थे। इसी वजह से आज इजलास हुआ कमिश्नर ऑफिस में और ये फैसला किया गया कि आप सिर्फ शादी की तकरीबात रात 11 बजे होंगी। कराची वाले तैयारी कर लें, जल्दी मेकअप करें, जल्दी शादी हाल जाए, जल्दी खाना खाएं, वापस घर आए। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अली हफीज़। अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान में कत्ल होने वाले मशाल खान के केस का फैसला सुना दिया गया है। 2 मुल्जिमान को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, जबकि 2 मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है। सजाद हैदर की रिपोर्ट देखिए। मशाल खान कत्ल केस में अदालत का बड़ा फैसला। अदालत ने 2 मुल्जिमान कौंसलर आरिफ और मुल्जिम असद जिया को उम्र कैद के साथ 3 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने फैसला 12 मार्च को महफूज किया था। अदालत ने साबिर मियार और इजहारुल्लाह को अदम सबूत की फरामी पर बरी करने के अहकाम जारी कर दिए, जिस पर मशाल के वालिद ने कानूनी कार्रवाई का फैसला कर लिया। 2 बंदों को सजा हुई है, उस पर मैं अदालत इससे बहुत मुतमईन। वकला से मशवरा करके जो कानूनी माहिरीन है अगर वो कहते हैं तो वो जरूर करेंगे। इससे पहले मशाल खान कत्ल केस में अदालत ने मरकजी मुल्जिम इमरान को 2 बार सजाए मौत, 5 को 25 साल कैद, जबकि 25 मुल्जिमान को 4 साल कैद की सजा सुना चुकी है। केस में मजमूई तौर पर 61 मुल्जिमान गिरफ्तार हुए थे। सजाद हैदर, समा, पेशावर। पाकिस्तान क्रिकेट को लंबे कद का एक और फास्ट बॉलर मिल गया। मीरपुर खास के 6 फुट 6 इंच तवील आसिम अली को नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर तलब कर लिया गया है। शुएब जट की रिपोर्ट देखिए। कद लंबा, रफ्तार भी उम्दा, मीरपुर खास का 17 साला फास्ट बॉलर पीसीबी के रीजनल कोचेस को हैरान कर गया। मोहम्मद इरफान के बाद पाकिस्तान को लंबे कद का एक और बॉलर मिल गया। मेरी हाइट 6'6" है। मोहम्मद इरफान के बाद मेरी हाइट आ रही है पूरे पाकिस्तान में और मैं 130+ इंशाल्लाह कर रहा हूँ बॉल। आहिस्ता आहिस्ता 145 तक कर लूँगा इंशाल्लाह। रीजनल कोच इकबाल इमाम कहते हैं तजर्बेकार कोचेस के साथ काम करके न सिर्फ आसिम अली का बॉलिंग एक्शन बेहतर होगा बल्कि रफ्तार भी बढ़ेगी। अंडर 19 में हमारे एक रीजन में सिलेक्ट हुए और रीजन में 2 महीने हमने इन पे काम किया तो इनका थोड़ा एक्शन मिक्स था तो हमने उस पर काम किया था। वो अच्छा इनका एक्शन हो गया, रनअप वगैरह बेहतर हो गया और इनकी स्पीड भी थोड़ी बढ़ी है। अभी आसिम अली कराची के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जेर तरबियत हैं, मगर अब उन्हें नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर भी तलब कर लिया गया है। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएंगे, सर्दी रुखसत होने लगी तो मौसम ने ऐसी अंगड़ाई ली कि सवात हकीकी मायनों में जन्नत नज़ीर वादी बन गया। बाहर आते ही स्वात के हुस्न को 4 चांद लग गए। सैयद शहाबुद्दीन की रिपोर्ट। जाड़ा रुखसत हुआ तो स्वात में रुत ही बदल गई, कलियां फूट कर फूल खिल गए। हर तरफ पहली हरियाली और बर्फ से ढके पहाड़ जन्नत का नजारा पेश कर रहे हैं। स्वात आए सयाह भी खूबसूरत नजारों में घोसे जाते हैं।
यहाँ का मौसम तो वैसे हर मौसम में बहुत प्यारा होता है सवात का, लेकिन यहाँ जो स्पेशली बाहर का मौसम है इसमें तो ऐसा लगता है जैसे पेंटिंग में हर चीज़ में कलर बिखेर देते हैं ना, उस तरह का होता है। फूलों की रंगीनी और खुशबू हर तरफ फैल जाती है। सयाह कहती है कि यहाँ पहली बहार की मिसाल नहीं मिलती। यहाँ पे जो मौसम बहार है स्पेशली सवात का, वो एक आप कह लें कि सारे साल की आपकी जो है ना एक रिफ्रेशर के तौर पे आपको वो मिलेगा और आपको जगह जगह फूल हैं, परिंदे चहचहा रहे हुए हैं। बहार की रौनकें अप्रैल के आखिर तक बरकरार रहेंगी। बहार आई तो रंग बरंग के फूल खिल गए, जिससे जन्नत नज़ीर वादी का हुस्न मजीद निखर गया। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा, स्वात।